अभी जो फाइट चल रही है सैम अल्टमैन और इलोन मस्क के बीच, वो इस सदी की सबसे बड़ी फाइट है और इस फाइट को जो विन करता है वो हम वुमेन्स की लाइफ को कंट्रोल करेगा इन फ्यूचर। मैं बात कर रहा हूं ओपन एआई के इस केस के बारे में जिसके ऊपर $150 बिलियन का फाइन मारा है इलोन मस्क ने। कैसे एक प्रोजेक्ट का न्यू इलोन मस्क ने रखा, I am the reason OpenAI exists. नाम तक इसका इलोन मस्क ने रखा। $38 मिलियन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए इलोन मस्क ने दिया, लेकिन आज ओपन एआई के अंदर इलोन मस्क का 1% भी इक्विटी नहीं है। वहीं बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, उसके पास 27% इक्विटी है। ओपन एआई फाउंडेशन के पास सिर्फ 26% इक्विटी है। कैसे एक नॉन प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हुआ, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे एंड जानेंगे कैसे ओपन एआई इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। $850 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है, valuation to $852 billion. और साथ में बात करेंगे अभी जो कोर्ट चल रहा है उसके अंदर कौन विन कर सकता है, कौन कोर्ट ये जीतेगा, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में बात करेंगे एंथ्रोपिक, गूगल या फिर मेटा एआई या फिर ओपन एआई, कौन है एआई रेस में सबसे आगे, अभी किसकी पोजीशन कहां पे है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया, जो एआई के रेस को विन करेगा वही हम वुमेन्स की लाइफ को कंट्रोल करेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल्ली वॉच करना ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस एआई रेस में कौन कहां पे दौड़ रहा है। बिजनेस की शुरुआत होती है साल 2015 के बिल्कुल लास्ट मंथ में। सिलिकॉन वैली के अंदर टॉप नाम थे सैम अल्टमैन एंड इलोन मस्क। सैम अल्टमैन उस टाइम प्रेसिडेंट थे वाई कॉम्बिनेटर ग्रुप के एंड इलोन मस्क सीईओ थे स्पेसएक्स के। उस टाइम जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों का एक ही सपना था कि एआई के अंदर कुछ बड़ा करना है, और इलोन मस्क अपना विजन लेकर आए थे सैम अल्टमैन के पास। दोनों का विजन यही था कि एआई के अंदर कुछ बड़ा करना है। एंड यहाँ पे इलोन मस्क का सिंपल सा फंडा था कि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ओपन एआई स्टार्ट करेंगे, तो ये नॉन प्रॉफिट बिजनेस रहेगा, यानी कि बिल्कुल चैरिटी की तरह ये रहेगा। जो भी फंड आएगा लोग इसके अंदर अपने चैरिटी की तरह डोनेट करेंगे एंड जो भी हमारे पास फंड रहेगा इसके ग्रो करने के लिए लगाएंगे खुद का। लेकिन इसके अंदर कोई भी हम बिजनेस वाला काम नहीं करेंगे, हमारे पर्सनली प्रॉफिट के लिए रहे, ये हम कतई नहीं करेंगे। ये उनका विजन था। एंड एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के तहत ये चलेगा, यानी कि ये एक ऐसा एआई रहेगा जो कि हम वुमेन के लिए फुल्ली सेफ एंड सिक्योर रहे। तो इस पे एग्री करते हैं सैम अल्टमैन और इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं 2016 के अंदर। 2016-17 में ये टॉप मेंबर को हायर करते हैं, जिसके अंदर नाम आता है ग्रेग ब्रोकमैन, जो कि इसके को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं, अभी भी ओपन एआई के साथ हैं। एंड ईया करके चीफ साइंटिस्ट इसके अंदर अभी भी हैं। 2016-17 में ये लोग इसके अंदर आए थे, जो कह सकते हैं कि को फाउंडर की तरह हैं ग्रेग ब्रोकमैन। एंड 2018 के अंदर कुछ ऐसा होता है कि इलोन मस्क को लगता है कि डेंजरस लूप की तरह जा रहा है ये एआई। AI is far more dangerous than nukes. तो कहते हैं कि मुझे इसका मेजॉरिटी कंट्रोल चाहिए, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा मैं इसका कंट्रोल करूंगा, यानी कि एक मालिकाना हक की तरह हो गया मेजॉरिटी कंट्रोल। तो इसके बोर्ड मेंबर, जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, तो इसे एक बोर्ड चलाएगी, यानी कि जो टीम के मेंबर हैं टॉप, वो सब लोग मिल के डिसाइड करेंगे किसको कौन सा पद दिया जाए। तो मेजॉरिटी कंट्रोल से साफ साफ मना कर दिया जाता है इलोन मस्क को। तो इलोन मस्क अपने ईगो में आकर या फिर सैम अल्टमैन को हल्के में लेकर इस कंपनी से एग्जिट कर देते हैं। जैसे एग्जिट करते हैं, अपना यहाँ पे गेम खेलते हैं सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन इस कंपनी को नॉन प्रॉफिट से सीधा कैप प्रॉफिट में, यानी कि एक लिमिटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी इसके अंदर आके इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन वो लिमिटेड ही यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकती है। यानी कि 100x यहाँ पे कैप रखा गया, 100x से ऊपर का प्रॉफिट उस कंपनी को होगा तो वो इस बिजनेस के लिए ही लगेगा। ये दिमाग वो लगा लेते हैं। और ये डिलीवर लॉ जो कि अमेरिका के अंदर है, ये आप अपने प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, चैरिटी की तरह है, तो उसी के शाखा के नीचे, यानी कि उसी के नीचे आप इसे डेवलप कर सकते हैं कैप प्रॉफिट को। तो 2019 के अंदर ये लॉ इसने लाया और इसके अंदर ही धीरे धीरे इन्वेस्टर आने लगे। सबसे बड़ा नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट का, और माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टिंग में $13 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट किया। Microsoft and OpenAI have now finalized an agreement. आज उसका रिटर्न 17x से भी ज्यादा है। समझ सकते हैं क्या ही दिमाग इस बंदे ने लगाया। और इनका यह कहना था कि एआई को ग्रो करने के लिए काफी फंड लगता है। अभी बात करेंगे कहां कहां फंड लगता है। 2025 में फिर इन्होंने
पीबीसी में कन्वर्ट कर दिया इसको, पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन, यानी कि प्रॉफिट भी होगा एंड यहाँ पे पब्लिक बेनिफिट भी होगा, तो ये दोनों होगा। इन्होंने पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया सीधा कैप प्रॉफिट से। लेकिन सैम अल्टमैन बंदा इतना शातिर है वो कि सिर्फ इन्वेस्टरों के पैसे से खुश नहीं है, हम और आप जैसे लोग का भी पैसा इसके अंदर लगे, इसका लॉस रिकवर हो, इसके लिए इसने आईपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया। The company behind ChatGPT is preparing for what could be the biggest IPO in history. IPO in 2026? IPO next year. फोर्थ क्वार्टर 2026 के अंदर इसका आईपीओ भी आ जाएगा अगर ये कोर्ट के अंदर विन करता है तो। एंड कोर्ट के अंदर कौन विन कर रहा है, लीगल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ये सालाना 20 से 24 बिलियन डॉलर कमा भी रहा है, फिर भी आखिरकार लॉस में क्यों जा रहा है। इसका रेवेन्यू मॉडल समझते हैं एंड इसका कॉस्ट मॉडल समझते हैं, यानी कि कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है एंड रेवेन्यू इनका कहाँ से हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए समझना पड़ेगा इसका पूरा रेवेन्यू एंड कॉस्ट मॉडल। इसके रेवेन्यू एंड कॉस्ट मॉडल को परसेंटेज वाइज समझने से पहले हमें समझना होगा कि इसके एक्टिव यूजर कितने हैं। तो इसके वीकली एक्टिव यूजर 900 मिलियन है, जिसमें से सिर्फ 5% यानी कि 50 मिलियन यूजर ही इसके पेइंग यूजर्स हैं जो इसके सब्सक्रिप्शन वाले प्लान को लेके चलते हैं। यानी कि इसके अर्निंग करने के सोर्स आपको गिनवा देता हूं। फर्स्ट है पेड यूजर जो कि चैट जीपीटी प्लस है। सेकंड है एपीआई कस्टमर, यानी कि छोटे मोटे टूल छोटी मोटी कंपनियां बनवाती हैं और मंथली बिल पे करती हैं। एंड थर्ड है इंटरप्राइज डील, जो कि सबसे बड़ी डील होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बैंक हो गया या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, वो खुद के लिए एआई जैसा चैट जीपीटी है वैसा ही खुद का एआई ऐप बनवाती है और उसको हैंडल करता है फुल्ली चैट जीपीटी, यानी कि ओपन एआई फुल्ली उसे कंट्रोल करता है एंड सपोर्ट देता है और वो बड़े बड़े करोड़ों का कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे बड़ी अर्निंग होती है इनकी इंटरप्राइज डील से। फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप, यानी कि इसने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ पार्टनरशिप कर रखा है और उसके माध्यम से ये अपना एआई टूल सेल भी करवाता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट भी इसको इनडायरेक्टली बेनिफिट दे रहा है। एंड लास्ट है लाइसेंसिंग एंड इंटीग्रेशन, यानी कि कुछ ऐप के अंदर ये अपने टूल इंटीग्रेट करवाते हैं, जैसे सीआरएम, सपोर्ट टूल एंड कोडिंग टूल्स। ये टूल्स कुछ ऐप के अंदर सिर्फ इंटीग्रेट कर देते हैं, उससे भी इनकी अर्निंग होती है। यानी कि कह सकते हैं अर्निंग करने के इनके काफी माध्यम है, काफी सोर्स है और काफी मोटा इनकम ये करते भी है। 20 से 24 बिलियन डॉलर अभी सालाना ये लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से 12 से 13 बिलियन डॉलर कह सकते हैं कि ये खर्च कर दे रहे हैं सिर्फ जीपीयू एंड निविडिया टेक्स में। 40 से 50% खर्च होता है जीपीयू एंड निविडिया में। डाटा सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 से 30% खर्च हो जाता है एंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी में से 10 से 15% खर्च हो जाता है। और लास्ट आता है आपका एआई कंपनीज के अंदर जो एआई इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी करोड़ों के अंदर होती है, तो उनको भी पे करना पड़ता है। तो कह सकते हैं करोड़ों उनको सैलरी दी जाती है, तो अंदाजा लगा लीजिए कितना रकम ये लोग जीपीयू एंड निविडिया टेक्स में बर्न कर रहे हैं। ये इनका कह सकते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू मॉडल। लेकिन इस बाती गंगा में हाथ धो रहा है माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स। एज्योर क्लाउड उसको दे रखा है और उसी से सर्वर पूरा चलता है ओपन एआई का, यानी कि अगर ओपन एआई सर्वर ना ले तो उसको सर्वर परचेस करना पड़ेगा, लेकिन रेंट पे ले रखा है। Announcing Azure AI Foundry. और यहीं पे पूरा गेम समझ रहा है माइक्रोसॉफ्ट और इसके अंदर अपना फंड लगा रहा है, यानी कि पूरा गेम समझ रहा है। सर्वर दे रहा है और सर्वर किस प्रकार से यूज हो रहा है, पूरा डाटा है माइक्रोसॉफ्ट के पास आपका, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पूरा डिटेल के साथ जानता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और फ्यूचर में इनका क्या प्लान है। ऐसे ही उसका 27% इसके अंदर इक्विटी नहीं है। बिल गेट्स बंदा इतना स्मार्ट है कि जब एआई नॉन प्रॉफिट में था तब इसने अपने सीईओ सत्या नडेला को यह भी बोला था, यू आर गोइंग टू बर्न दिस बिलियन डॉलर, यानी कि सत्या नडेला $1 बिलियन लगाने जा रहे थे ओपन एआई के अंदर, तो इसने क्लियरली मना कर दिया था और काफी रिसर्च किया। इनसाइड न्यूज ये भी बताते हैं कि ओपन एआई के पास हम यूजर्स का काफी ज्यादा डाटा है और ये माइक्रोसॉफ्ट को सेल भी कर रहा है। हालांकि इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा इनसाइड न्यूज में निकल के आता भी है। अब बात करते हैं एआई कंपनी से इतना पैसा फूक क्यों रही है, यानी कि इतना अर्निंग करने के बाद सब पैसा इसी में लगा दे रही है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो ओपन एआई का कहना यह है कि 2030 तक हम $280 बिलियन से भी ज्यादा सालाना अर्निंग करने वाले हैं, वो भी इंटरप्राइज डील से, यानी कि इनका मेन सोर्स अर्निंग का इंटरप्राइज डील है, बड़ी बड़ी कंपनियों को एआई बेचना। यानी कि कह सकते हैं एआई कंपनी एआई बेच के कोई भी फील्ड हो, जिस फील्ड के आप मास्टर हो वही आप सेल करेंगे तो उस फील्ड के मनी किंग बन जाएंगे, ये कह सकते हैं। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब ये जानते हैं कि आखिरकार एआई रेस में रियलिटी में कौन आगे जा रहा है, इस एआई रेस में कौन किस पोजीशन पे, इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस चार्ट को समझना पड़ेगा। इस चार्ट में सिर्फ हम एंथ्रोपिक एंड ओपन एआई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 900 मिलियन वीकली यूजर है, लेकिन
एंथ्रोपिक है उसका 130 मिलियन वीकली यूजर नहीं मंथली यूजर है, लेकिन फिर भी उसकी अर्निंग $5 बिलियन सालाना ज़्यादा है आपका ओपन एआई से। ओपन एआई की यूज़र काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अर्निंग काफ़ी कम है। वहीं अगर बात करें एंथ्रोपिक की तो एंथ्रोपिक की यूज़र बेस काफ़ी कम है लेकिन अर्निंग काफ़ी हाई है, सबसे टॉप पे है। एंड वहीं बात करें आपका मेटा का तो मेटा का बिल्कुल ना के बराबर है। एंड वहीं बात करें ग्रोक का तो ग्रोक का $2 बिलियन बताया जाता है सालाना, 2026 के अंदर शायद हुआ है। एंड वहीं बात करें जेमिनी के बारे में तो जेमिनी का $1.2 बिलियन, यानी कि सबसे टॉप पे आपका क्लाउड है। अब बात करें एनुअल रेवेन्यू पर यूजर तो आपका $2.2 मंथली आपका ओपन एआई का हो गया, वहीं $16 से भी अधिक मंथली आपका क्लाउड का हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है। वहीं अगर बात करें आपका ग्रोक एआई का, मेटा का बहुत कम और ग्रोक का भी काफ़ी कम, एंड इसके साथ साथ जेमिनी है उसका भी काफ़ी कम है। अगर देखें रियलिटी की एआई रेस में आगे कौन जा रहा है तो इस डाटा को हमें समझना पड़ेगा। और देखें तो अभी मेटा एआई काफ़ी लो है, काफ़ी लो है, सबसे नीचे है। लेकिन अगर फील्ड की बात करें तो सारा मार्केट वही कवर कर रखा है, इंस्टाग्राम उसी के पास है, फेसबुक उसी के पास है, व्हाट्सएप उसी के पास है। फ्यूचर में ये भी ग्रो कर सकता है अगर कुछ यूनिक किया तो। एंड अभी कौन से क्षेत्र में कौन चल रहा है इसके ऊपर तो बात करेंगे। अगर वहीं बात करें ग्रोक के बारे में तो ग्रोक के पास भैया स्पेसएक्स है, टेस्ला है, स्टारलिंक है, उसके पास भी कह सकते हैं कि पूरा सैटेलाइट वाली दुनिया वाला पूरा सिस्टम है। अगर बात करें तो ये दोनों अभी फील्ड में काफ़ी नीचे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे एंथ्रोपिक के बारे में एंड ओपन एआई के बारे में तो इनके पास कोई भी पास्ट का कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन सबसे आगे रेस के अंदर हैं। अगर वहीं बात करें एंथ्रोपिक की तो एंथ्रोपिक सबसे टॉप पे है, इसका सिर्फ मंथली 130 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं, वहीं 900 मिलियन उसका देख लीजिए, इसका बिल्कुल 10% से भी कम है। मंथली बात कर रहा हूँ, उधर वीकली बात कर रहा हूँ, उसका मंथली कितना होगा अंदाज़ा लगा लीजिए, बिलियन से भी ज़्यादा होगा। लेकिन इस रेस में कौन पीछे हो जाए, कौन एकदम खत्म हो जाए वो पता नहीं है, वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर बात करें कि फील्ड में तो कौन किस फील्ड में काम कर रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो आपका ओपन एआई है वो कंज्यूमर एंड जनरल पर्पस के लिए काम कर रहा है। अभी जो सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है वो इंटरप्राइज से हो रही है और इन फ्यूचर सेफ्टी एंड कोडिंग पे होगी, और उसी फील्ड में एंथ्रोपिक काम कर रहा है। तो मुझे अगर ओवरऑल मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे मेटा एआई फ्यूचर में टॉप पे जा सकता है और एंथ्रोपिक ये टॉप पे जा सकते हैं, और ओपन एआई तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, एंथ्रोपिक के पीछे ही रहेगा ओपन एआई। तो कह सकते हैं कि फ्यूचर मेटा एआई का हो सकता है या फिर हो सकता है आपका एंथ्रोपिक का, क्योंकि भैया पूरा मार्केट कवर कर रखा है, आपका एक एक पर्सनल डाटा बिल्कुल जानता है, काफ़ी पास्ट का, बचपन से लेके अब तक का डाटा जानता है एफबी यानी कि मार्क जुकरबर्ग भैया। मेटा एआई अभी सबसे पीछे, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूचर में ये भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगर पूरा सिनेरियो देखें तो कुछ क्लियरली समझ में आ नहीं रहा है, और पूरा अगर समझे भी तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है, मेटा एआई के पास पावर बहुत है। वहीं अगर गूगल की बात करें जिसका जेमिनी है तो उसके पास पूरा इंटरनेट डाटा है, सबसे ज़्यादा अगर डाटा किसी के पास है तो वो गूगल के पास है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका मेटा एआई है। अगर इस ओवरऑल पूरा केस में देखें तो यहाँ पे सबसे पीछे कोई लग रहा है तो वो इलोन भैया ही लग रहे हैं, यानी कि एआई रेस में सबसे पीछे कोई लग रहा है तो वो इलोन ही है, उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। सबके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है, काफ़ी डिटेल डाटा है, तो कह सकते हैं कि फ्यूचर में देखें कौन ग्रो करता है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर नाम है थोड़ा बहुत इलोन मस्क का तो फ्यूचर में काफ़ी गिर सकता है। अगर कोर्ट के अंदर ये केस जीतते नहीं है तो कह सकते हैं कि इलोन भैया काफ़ी पीछे जाने वाले हैं एआई रेस में, मुझे तो यही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आप थोड़ा सा कोर्ट की जानकारी को डिटेल में समझे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डिमांड है इलोन भैया का। तो कोर्ट में फिर ट्विस्ट आ गया है, ज्यूरी चुनते समय एक कुछ महिला ज्यूरी ने काफी बद्दी लाइनें इलोन मस्क को लिख के दे दी। अगर बात करें वो लाइन क्या थी तो यहाँ पे कॉपीराइट इशू ना आ जाए यार। इलोन मस्क इज ए ग्रेट बिग पीस ऑफ डेयर, एंड एक ज्यूरी ने लिखा इलोन मस्क इज ए वर्ल्ड क्लास। यहाँ तक कि जज भाई ने भी बोल दिया द रियलिटी इज पीपल डोंट लाइक हिम। इधर कोर्ट में भी आ रहे हैं, उधर एआई रेस में भी आ रहे हैं। अगर इस कोर्ट में अगर ये केस हार जाते हैं इलोन मस्क तो 1 ट्रिलियन जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कुछ दिन के अंदर ही 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन पहुंच जाएगा ओपन एआई का, और ओपन एआई का आईपीओ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखते हैं इस कोर्ट में कौन हारता है। एंड जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो भी बोल रहे हैं कि ये केस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सैम अल्टमैन का, यानी कि ओपन एआई का केस मजबूत है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एलन मस्क के लिए ये एक कठिन लड़ाई है, उनके जीतने की संभावना कम है। तो देखते हैं आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ दिन में क्लियरली हो जाएगा। और कुछ लोग का यह भी कहना है कि ग्रोक की हाइप बनाने के लिए इलोन मस्क ऐसा कर रहा है। तो देखते हैं रियलिटी क्या है, कुछ दिन में पता लगेगा क्या ग्रोक की हाइक बनती है या फिर नहीं। अगर ग्रोक की हाइक बने या ना बने, लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी तो बूम करने वाला है। रियलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है वो तो फ्यूचर ही बताएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।